हमारे यहाँ 35 पे 40 साल के जवान है, हविलदार हैं, वहां पे 20 साल के लड़के आ रहे हैं चाइना के। और उनकी जो ऊर्जा और हमारी ऊर्जा अलग बात है। ये तो रिटायरमेंट के 15 साल जब खत्म होगी फिर वापस और करेंगे। देखिए, अग्निवीर को लेकर भी जो कांग्रेस जो काम की है ना, वो अच्छा काम जी शेखर सर, मैं यहाँ पर रोकूंगा आपको क्योंकि समय इसमें कम है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट है कि अग्निवीर स्कीम के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। दुनिया भर में अब वॉरफेयर जो है ना टेक्नोलॉजी के थ्रू लड़े जा रहे हैं। अभी जो 2 जगह 3 जगह झंझट चल रहा है दुनिया में, उसमें देखिए आप कैसे लड़ा जा रहा है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत। खैर इसमें बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बहुत छोटे छोटे जवाब चाहिए हमें इस बार कि जो ये एक एक्सपेरिमेंटल पार्टी है और एक कन्वेंशनल विजडम पे चल रही। सज्जन जी, छोटा जवाब। म्यूट किया आपने, अनम्यूट करिए। जी देखिए, इसमें जैसा हमने पहले भी कहा कि एक जो है डोमिनेंट टेक्स्ट है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी को तिबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन इसका एक सब टेक्स्ट भी है। इस बार प्रयोग के तौर पे देखेंगे कि बीजेपी ने ज्यादा प्रयोग नहीं किया। ये अगर आप देखें कि बहुत सारे राज्यों में एक अति आत्मविश्वास में इन्होंने खराब कैंडिडेट उतारे, उसका खामियाजा बीजेपी को इसलिए नहीं उठाना पड़ रहा है क्योंकि लोगों की भावना जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बहुत सारे राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो या वो बिहार हो, इन जगहों पे अपोजिशन ने, चूंकि वो एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा था, तो उसने ज्यादा प्रयोग किया जातियों के हिसाब से या कैंडिडेट के हिसाब से। आप देखिए, बहुत सारे नॉन यादव में कुर्मी कम्युनिटी को अखिलेश यादव ने काफी टिकट दिया। कुशवाहा लोगों को राजद में बिहार ने तेजस्वी यादव ने काफी ज्यादा टिकट दिया। तो थोड़ी बहुत सेंध लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि बच रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये, और दूसरी बात एक और जो आ रही थी कि जो पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स बदले गए लेकिन उसके बाद रिटर्न नहीं मिला, ये बिल्कुल सही बात है। ये बीजेपी के लिए आप मोदी फैक्टर के कारण उस बहाव में निकल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ क्रैक्स दिखने शुरू हो गए हैं। अगर आप उसको नहीं साधेंगे तो अपोजिशन की जो स्ट्रेटेजी है, यूनाइटेड मुस्लिम डिवाइडेड हिंदू, वो काम कर जाएगी। ओके, परफेक्ट, वो काम कर जाएगी। प्रतीक जी, आप साउथ पे बोलना चाह रहे थे, साउथ पे बोलिए, लेकिन बहुत संक्षेप में रखिएगा, बताइए। बहुत संक्षेप में बोल रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल 1 2 3 करके बोल देता हूँ। 2014 से जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, उसका ये अंतिम चुनाव है। यानी 2029 में चुनाव की भूमिका या दिशा जो है कुछ और होगी। वो उस विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो चुनाव का पैटर्न 2014 से शुरू होता है वो उसका ये अंतिम चुनाव है, और 29 में चुनाव दूसरी भूमिका में। दूसरी बात, कांग्रेस ने इस बार सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है, और ये सीखा उन्होंने सामने वाली पार्टी से है कि कैसे किया जाए। तो ये एक रचनात्मक या इसको जैसे भी है वो सामने दिखाई पड़ता है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है वो ये, जिसको मैंने पहले भी इलैबोरेट किया था, कि इस चुनाव में एक कहना चाहिए, अगर मैं बिल्कुल एकदम सड़क के हिसाब से बोलूं, तो वो ये कि एक सिक्का चला, और वो है मोदी का, जो अभी भी इंटैक्ट है। जो 14 में बहुत अपनी पूरे उफान में दिखता है, 19 में आके वो एकदम स्टेबल आ जाता है, जो उसको मिलता है, और 24 तक वो एक नए प्रयोग के लिए कि हमको अभी जो वोटर है, कोर वोटर है, वो भी गया है देने, वोट देना है। जो इस पर भी चर्चा हो रही है कि कम वोट पड़ा है परसेंटेज, तो नुकसान है किसको? कोर वोटर है, वो गया है वोट देने, और उसको उम्मीद है, लास्ट सेंटेंस बोला, उसे उम्मीद है कि जो एजेंडे में बातें हैं और जिनको पूरा करना है या जो पूरा होंगे, देश में कुछ चीजें निकलेंगी। 2047 का जो बात कही गई बार बार, 47 वाली एक विजन के साथ कही गई है, तो वो उसको वहां तक हम पहुंचेंगे। जी, इंटरेस्टिंग। प्रेम कुमार जी सर। देखिए, मैं, सज्जन जी एक बात कह रहे थे, लगभग वही बात अवधेश जी भी कह रहे थे कि मुस्लिम को यूनाइट करने की पॉलिसी अपोजिशन की है और वगैरह वगैरह। लेकिन है क्या भाई? मुसलमान को आप घुसपैठिया बोले, आप अधिक बच्चा पैदा करने वाला बोले, तो मुसलमान को आप धिक्कार रहे हैं। मुसलमान इसलिए आपको वोट नहीं कर रहा है, लेकिन अब बोल रहे हैं उल्टा कि मुसलमान तो बीजेपी को वोट करेगा नहीं, और उसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। अवधेश जी ने तो कहा, कुछ 1 2 उदाहरण देके कहा जैसे पूरा मुसलमान समुदाय क्रिमिनल है क्योंकि बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है। उनका भाव तो ये था, अरे पूरे मुसलमान समुदाय को जिसने धिक्कारा है,
उसकी तरफ देखिए, इसलिए ये स्थिति बन रही है। अपोजिशन सबको लेके चल रहा है, ऐसा नहीं कि केवल मुसलमान के वोट से कोई सत्ता में आ जाएगा, कोई नहीं आ सकता, न ममता बनर्जी आ सकती, न अपोजिशन में कोई आ सकती, इसलिए इसमें करेक्शन करने की जरूरत है इस सोच में। दूसरी बात है कि सब लोग लगभग हमारे विश्लेषण से सहमत हैं, और इसलिए सहमत हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि सारे घाटे की भरपाई जो है ना, ये पश्चिम बंगाल से कर लेंगे, ये तमिलनाडु से कर लेंगे, ये आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से कर लेंगे। समझिए कितना बम्पर नुकसान बीजेपी को बाकी प्रदेशों में होने वाला है, इसकी ये तस्दीक कर रहे हैं, और वो भरपाई नहीं होगी, वो अरमान पूरे नहीं होंगे, इसीलिए मेरा फिगर सही है जी। प्रेम कुमार जी, अवधेश जी सवाल पूछूं या आप प्रेम जी के साथ मुकाबला करेंगे? देखो दोनों लोगों को दिखाओ भाई, यही टक्कर। मैंने आपने छोटे में बोला, मैंने छोटे में जल्दी हाँ एकदम, अरे ये एकदम सही किया सर, आप एकदम परफेक्ट टीवी के हिसाब से बोल रहे हैं। अब मैं इससे अवधेश जी के पास जा रहा हूँ। परफेक्ट टीवी के हिसाब से वो बोलते ही है, उनको उससे मतलब नहीं रहता है कि मैं जो आज जो कह रहा हूं कल अगर वो नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, क्या देंगे, उससे प्रेम जी का कोई अर्थ नहीं रहता है। हम लोग बोलते हैं तो ध्यान रखते हैं कि आगे अगर हमसे पूछा जाएगा तो क्या उत्तर नहीं रहता है। आप तो इसलिए कर्नाटक के सर ऐसा है, एक साथ थे ना? अच्छा वो है कि नहीं? मैंने कहा था 60 सीटें आएंगी। नहीं अरे सर, हमने आपको मध्य प्रदेश भी देखा, राजस्थान भी देखा, छत्तीसगढ़ भी देखा, गुजरात भी देखा है। सुनिए ये बात तो सुनिए होती है ना, आप सीधे पर्सनल इल्जाम मुझे बहुत कुछ याद है सर। ऐसा है, चिंता ही नहीं है कि आप कुछ भी आज बोले और कल कुछ बोलेंगे। मैं आपके साथ, मैं अपनी बात पर अड़ा रहता हूँ, उसके विश्लेषण पर अड़ा हुआ हूँ। अच्छा तो 204 आपने कहा है ना, मुझे भाई बीच में मुझे मध्य प्रदेश भी याद है आपका, छत्तीसगढ़ भी याद है आपका, मुझे राजस्थान भी याद है। मैं 5 वर्ष से आपके साथ डिबेट कर रहा हूं तो मुझे बहुत सारी बातें याद नहीं जाऊंगा। देखिए भी याद होगा, झारखंड भी याद होगा, ये जो बता, अरे भाई ये बीच में मुसलमानों को कोई इस देश में क्रिमिनल नहीं कहता है, और मुस्लिम परस्त राजनीतिक पार्टियों के नीति को उजागर करना मुस्लिम विरोधी नहीं होता है। ये लोग गलत दिशा में चीजों को ले जा रहे हैं कि पिछड़ों का आरक्षण मार के आपने जो है 92% मुस्लिम जो है पश्चिम बंगाल में आरक्षण के पात्र हो जाते हैं। आप जो है 77 लोगों को डालते हैं, उसमें 76 मुस्लिम हो जाते हैं। ये इशू उठाया गया है, इसलिए उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। देखिए ये जो प्रयोग की आप बात कर रहे हैं ना, उस प्रयोग के पीछे केवल यह दृष्टि नहीं है कि हम इसको, प्रयोग के पीछे एक ये भी दृष्टि है कि भारत में स्थापित हो गया है कि सेंटर में एक ही लीडरशिप रहना चाहिए, स्टेट में लीडरशिप की गैलेक्सी होनी चाहिए। तो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में अगर आज से 10 साल बाद या 8 साल बाद परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है तो वो नहीं हो कि यह स्टेट से कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाएं और पार्टी टूट जाए, बिखर जाएगी लीडरशिप के नाम पर। तो अभी से उस परिवर्तन की तैयारी की दृष्टि से हुआ है। तो जो लीडर बने हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं और उसी दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। इसका एक प्लस पॉइंट ये होता है, नहीं तो गुजरात के पूरी मंत्रिमंडल को आप बदल दीजिए और इसके परिणाम चुनाव में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं अभी बीजेपी ने, उनके समायोजन कैसे हो, उनका कंट्रीब्यूशन का कैसे उपयोग किया जाए, इसमें कमी रही और इसके कारण चुनाव पर थोड़े बहुत असर पड़े हैं। अब मैं 2-3 बात देखिए कह रहे हैं प्रेम जी, जल्दी सर। जैसे दक्षिण में उड़ीसा को मिला दीजिए तो भाजपा को 37 सीटें थी। मेरा अपना मानना है कि 47 या 48 सीटें, कर्नाटक की मैं 7 सीटें कम कर दूं तब भी बीजेपी को आ रही है, और एनडीए को मिला लीजिए तो 62 से 63 सीट आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रेम जी जो गणना करते हैं कि आप समझिए 37 से उसको आप 2-1 प्रदेश से जोड़ के जो सपना देख रहे हैं नहीं होने वाला। अरे सर सुनो, अभी 2 दिन और है, मौके हैं अभी सर, अभी 1 को भी मौका मिलेगा और 4 को भी, है ना प्रेम जी? अभी तो मजा आएगा। 1 तारीख को 4 तारीख और बंगाल से एक भरपाई कर लेंगे यही। अब जबरदस्त प्रेम कुमार सुनो, अरे सुनो ना, जैसे देखिए अपने यूपी में कहावत चलती है, चूल पे चूल बैठा देना। ऐसा तो कभी किसी चुनाव होता नहीं है कि इस बार भी इतना उस बार भी इतना। यूपी में 72 घट के 62 हो गए और उधर 303 हो गए, तो ये तो चलता रहता है सर, इसमें क्या है? मान लो उड़ीसा में हम 21 जीत लें, कोई आश्चर्य? अगर आपको 290 लगती हैं एनडीए की, तो मुझे लगता है 21 के 21 जीतेंगे बीजेपी वाले। आप मुझे रोक लोगे क्या? तो वो उधर की पूरी भरपाई हो गई, 8 से 11 जोड़ लो आप। ये पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि हम लोग समुच्चय में बात कर रहे हैं कि इस पूरे देश में क्या होगा। नीरज जी, हाँ बहुत छोटा सर, 10 सेकंड। हाँ नीरज जी, एक लाइन में मैं ये कह रहा हूं कि
कांग्रेस को, बीजेपी को, यूपीए को अगर मान लीजिए INDIA को ये 300 सीट दे रहे हैं, तो 2009 में करीब करीब इतनी सीटें थी, लेकिन कांग्रेस को उस समय 206 सीटें थी। इस समय कम से कम 150 सीट भी कांग्रेस कहां से ले आएगी? तभी जाके एनडीए जो है 280-90 या INDIA 280-90 पर जा सकेगा। मुझे वो 150 सीट कांग्रेस की दिखाई नहीं दे रही है जी। तो जी मुझे सर, तो कांग्रेस की माने 16-17 सीटें उसकी बराबर ज्यादा से ज्यादा। देखिए, चूंकि ओपन पोजीशन है, चुनाव के परिणाम के हम लोग करीब खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी क्या हो सकता है, अनुमान लग रहे हैं सिर्फ। लेकिन अगर कांग्रेस को वाकई 150 सीट जीतनी है ना, तो फिर प्रेम जी आपका आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, मेरे को लगता है, क्योंकि जहां सामने की फाइट है वहां वहीं पे जीतना पड़ेगा उनको। अरे यूपी में पूरा बता दूंगा। अरे सर, बाद में, अभी समय खत्म हो रहा है। यूपी में तो उतनी लड़ भी नहीं रहा जितनी उनको जीतने के लिए चाहिए 150 बनाने के लिए। सर ये भी समझो ना, 15 में लड़ रहे हैं, जीत कितनी लेंगे उसके बाद वो 150 खड़ी करनी है। मध्य प्रदेश में आप अपने आंकड़े में देखो, आप 60-40, 60-40, 70-30 कर रहे हो, जहां पे 1-on-1 है। मुश्किल है उनके लिए 150 बनाना, या तो आप रीजनल को जिता रहे हो। फिर खैर, समय एकदम खत्म। प्रेम जी, समय एकदम। ट्विटर पे आप मेरे को टैग करके लिख देना, हम लोग इधर उधर थोड़ा सा झोंक कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये अब हम लोग 1 तारीख और 4 तारीख को बैठेंगे, बहुत सारी चर्चाएं होगी। आवाज़ पे आप सटीक विश्लेषण देखिएगा एग्जिट पोल का 1 तारीख को शाम 6 बजे से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।